Hey guys, this is JP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस सीरीज SSC CHSL 2023 की चल रही है। एज यू नो ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आउट ऑफ 64 में से। टोटल क्वेश्चन इसमें से 64 पूछे गए थे एरर डिटेक्शन वाले, उसमें से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम 40 से आगे यानी 41 से शुरू करेंगे और 60 पर लास्ट करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बना है वो आपके CGL के भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, CHSL के भी बन चुके हैं। एक एक करके आप सभी देख लीजिए, सभी की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है और सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे ढंग से सीखिएगा, स्पीड बढ़ाकर देखिएगा ताकि आपका टाइम भी ख़राब ना हो और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके कानों तक पहुँच भी जाएँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 से शुरू करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए आपने देखा होगा 40 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे, जिसमें सेंटेंस हमारा 40 का है। एक बार रिपीट कर देते हैं। विथ रेफरेंस ऑफ नहीं होता, विथ रेफरेंस टू होता है, आपको सिंपल से पता है। विथ रेफरेंस टू योर लेटर, सो यहाँ पर विथ रेफरेंस टू हो जाएगा। 41 में बताया गया क्वेश्चन लिखा है दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाई अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात कही गई है, सो टाइम हमारा पास्ट का है। अगर टाइम पास्ट का होता है तो टेंस पास्ट का होता है। टाइम डिसाइड द टेंस, सो वॉज लगा है, पास्ट से दिखाया गया, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर एक छोटी सी एरर आई, आपको सिंपल सिखा दूँ। अगर कभी सेंटेंस में कोई कॉमन कैटेगरी का नाउन, अगर कभी सेंटेंस में कोई कॉमन कैटेगरी का नाउन यूज किया गया हो और सिंगुलर यूज किया गया हो तो उसके पहले हमें आर्टिकल या डिटर्मिनर कोई ना कोई जरूर लगाना पड़ता है। या फिर ऐसे शब्दों में सीख सकते हो कि अगर कोई कॉमन कैटेगरी का नाउन सेंटेंस में सिंगुलर यूज किया गया है तो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। सो यहाँ पर वेव जो है वो कॉमन नाउन है और ये क्या बोलते हैं, इसे काउंटेबल भी बोल सकते हैं, है ना। काउंटेबल बोल सकते हैं, मतलब क्या काउंटेबल है। सो ये बिना आर्टिकल के तो नहीं आएगी, सो आर्टिकल तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा अब आपको। सो बाई और अनयूजुअल के बीच में एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आर्टिकल एन आएगा। अब एन क्यों आएगा, क्योंकि अनयूजुअल का जो साउंड है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं सिंगुलर के लिए, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आपको पता है आर्टिकल ए लगाते हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अनयूजुअल वेव, सो एन लगा दो आर्टिकल। सेंटेंस CHSL में देखूँ या फिर CGL देखूँ, आपने देखा होगा कि आर्टिकल की बहुत ज़्यादा एरर आ रही है। सो आर्टिकल टॉपिक बहुत अच्छे मन से सीख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जल्दी समझ में आना मुश्किल हो जाती है, बट जब ये समझ में आ जाता है तो फिर इसे भूल भी नहीं पाओगे, बहुत अच्छा होता है। सो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर कोई कॉमन कैटेगरी का नाउन सेंटेंस में सिंगुलर यूज किया गया है सो वो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। या तो उसको प्लूरल कर दो तो आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे, फिर अगर वो आपको उसको आप स्पेसिफिक बनाओगे तो आर्टिकल द लगाओगे, नहीं तो कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। सो ये समझिएगा। सो यहाँ पर वेब के पहले आर्टिकल एन लगाना पड़ेगा वेब के लिए। सो अनयूजुअल के पहले आर्टिकल आप लगा दीजिए एन अनयूजुअल। सो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सो एरर हो जाएगी हमारे पास 4th नंबर में। आगे बढ़ते हैं, 42 देखते हैं। 42 में कह रहा है कि कैन यू प्लीज़ पास मी अ स्वेटर। ठीक है, अब देखो स्वेटर देखो काउंटेबल कैटेगरी का नाउन होता है कि नहीं है, कॉमन नाउन, और उसके पहले देखो आर्टिकल मैंने लगा रखा है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए आर्टिकल ए लगा रखा है। सो आप हमेशा देखिए कभी भी अगर कोई सेंटेंस में किसी सेंटेंस में कोई कॉमन कैटेगरी का नाउन यूज किया गया है, सिंगुलर यूज किया गया है तो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, याद रखिएगा। सो यहाँ पर देखो लिखा है कैन यू प्लीज़। अब देखो यहाँ तक सेंटेंस सही है। पास मी, अब देखो कैन के साथ पास V1 फॉर्म आती है, सही है। पास मी वॉट अ स्वेटर, यहाँ तक हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इट इज़ गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे। अब देखो द कोल्ड डे टुडे नहीं होगा, ये कोई स्पेसिफिक डे की तो बात हम कर नहीं रहे, सो आर्टिकल द यूज करेंगे क्योंकि आर्टिकल जो द होता है वो स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर क्या बोल दो, इट इज़ अ कोल्ड डे टुडे, है ना। क्योंकि क्या होने जा रहा है कि एक ठंडा दिन होने जा रहा है आज का। सो इट क्या बोलेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ कोल्ड डे टुडे। सो यहाँ पर द आर्टिकल हटा दीजिए, क्योंकि द आर्टिकल हम तभी लगाएंगे जब तक किसी न किसी चीज़ के रेफरेंस को मिल रहा हो या फिर स्पेसिफिक बनाया जा रहा हो उसे, और ये डे कोई स्पेसिफिक नहीं बनाया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर रीजन से। सो यहाँ पर क्या है, आ कोल्ड डे होना चाहिए। इट गोइंग टू बी आ कोल्ड डे टुडे, आ कोल्ड डे टुडे। सो यहाँ पर आर्टिकल द रिमूव कर दीजिए। सो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी देख लीजिए, यहाँ पर पार्ट 1 में एरर हो जाएगी, द कोल्ड डे नहीं आ कोल्ड डे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कह रहा है कि कैन यू प्लीज़ ओपन अ डोर, आई कैन हेयर समबडी नॉकिंग। अब देखो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, कह रहा है यहाँ पर जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैन यू प्लीज़ ओपन अ डोर, तो ये डोर जो है जो भी आप ओपन करोगे वो डोर निश्चित होगा, डेफिनेट होगा, और अगर डेफिनेट है तो आर्टिकल द लगाएंगे, यहाँ पर आ नहीं लगाएंगे। सो आर्टिकल यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए न लगा कर यहाँ पर आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि जिस डोर की बात की जा रही है वो डोर हमारा लिसनर और स्पीकर दोनों के लिए नोन है। अब कोई चीज़ डेफिनेट कब होती है, जब कोई चीज़ डेफिनेट तभी होती है जब वो चीज़ जो स्पीकर के बारे में तो जानता ही होगा बट जो लिसनर भी जानता हो वो चीज़ डेफिनेट हो जाती है। सो यहाँ पर जो है अब डोर की जिस डोर की बात की जा रही है वो डोर डेफिनेट होने वाला है, और डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम आर्टिकल दाई का यूज करते हैं, ध्यान रखना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर, है ना, द डोर।
इस टाइप में। अब थोड़ा सा कुछ लोग इसे बोलेंगे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे दा बोलो या दी बोले, सो ये डजेंट मैटर। आपका मतलब ग्रामर में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, स्पोकन में थोड़ा सा अंतर करता है, बाकी कोई नहीं। सो मैं सिखा देता हूँ कि आर्टिकल दा जो लगा दा बोलते हैं, इस दा को दा तब बोलेंगे जब इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आया हो, और इस दा को दी तब बोलेंगे जब इसके बाद वावल साउंड आया है। जैसे आप समझना होगा कि मूवी का क्या होता है, दी एंड या द एंड, तो ये दी एंड होता है। और जैसे पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू, तो उसे बोलेंगे द हिंदू, है ना, इस टाइप में। तो ये सब चीज़ें हो गई स्पोकन के। सो स्पोकन का आपको पता है ना, कोई खास मैटर, आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इंटरव्यू टाइप का नहीं कोई सेशन है, यहाँ पर हमें नॉलेज होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होना चाहिए। सो ये ध्यान रखिएगा। और स्पोकन और ग्रामर में हमेशा अंतर रहा है, क्योंकि स्पोकन में हो ना अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, और इस ग्रामर में आपको रिटन फॉर्म लिखना पड़ता है। सो आपको ना बहुत ही बारीक चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सेंटेंस समझ में आया ना? यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच। ओह, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए सिंपल सा, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, है ना, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, है ना, फ्रेंच हो गया, है ना, चाइनीज़ हो गया, इस टाइप में पॉलिश हो गया। पॉलिश जानते हो ना, पोलैंड की लैंग्वेज है, POLISH, है ना, पॉलिश। अब देखो ये है हमारे, ऐसे अब बात करें तो जैसे इंग्लिश मैंने बोला है, फ्रेंच बोला, चाइनीज़ बोला, पॉलिश बोला, और भी चीज़ें हैं ना, और भी वर्ड हैं। तो ये क्या है, नेम ऑफ़ लैंग्वेज है। अगर ये नेम ऑफ़ लैंग्वेज है तो जब ये नेम ऑफ़ लैंग्वेज की तरह रिप्रेजेंट की जाएंगी सेंटेंस में या यूज की जाएंगी सेंटेंस में, तो इनके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रीज़न क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आपको पता है। आर्टिकल क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। अगर काउंटेबल हो जाएंगे तो हम फिर आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन ये अकाउंटेबल होते नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसी वर्ड से, जैसे इंग्लिश से, फ्रेंच से, पॉलिश से, चाइनीज़ से, वहाँ की लैंग्वेज को ना रिप्रेजेंट करके वहाँ के लोगों की बात करें, सो लोगों की बात करने के लिए तो वहाँ पर अगर इनके बाद हम कोई नाउन लगा रहे हैं, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर इंग्लिश मैन, अब देखो मैन सिंगुलर है, अगर मुझे इसे इनडेफिनिट बनाना है तो एन इंग्लिश मैन लिख दो, अगर इसे डेफिनेट बनाना है तो द इंग्लिश मैन लिख दो। लेकिन यही अगर आप कंप्लीट जितने भी हमारे इंग्लिश लोग हैं ना, जितने भी अंग्रेज लोग हैं, सभी को बताना है, तो वहाँ पर हम लिखते हैं द इंग्लिश, इस टाइप में, है ना। द इंग्लिश बराबर होता है ऑल इंग्लैंड पीपल, है ना, ऑल इंग्लैंड पीपल इसे बोलते हैं। जैसे द फ्रेंच बोलूँ तो द फ्रेंच का मतलब जितने भी फ्रांस के लोग हैं सब के सब हो जाएंगे। इसका मतलब द प्लस इंग्लिश जो है यहाँ पर, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश पीपल, है ना, सिंपल सा क्या हो जाएगा, इंग्लिश पीपल, ये समझिएगा। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो फाइट करने का काम करते हैं वो जाहिर सी बात लोग ही फाइट करते हैं, लैंग्वेज फाइट नहीं करती है। तो इसका मतलब फाइट की सेकंड फॉर्म फॉर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सही दे रखा है द इंग्लिश, तो फिर इसे फ्रेंच बना करके द फ्रेंच करो, क्योंकि अगर मैं फ्रेंच करूँगा तो ये नेम ऑफ लैंग्वेज हो जाएगी। लैंग्वेज फाइट नहीं करेगी, लोगों से लोग फाइट करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेज़ लोग फ्रांसीसी से फाइट करते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्रेंच हो जाएगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को। सो द इंग्लिश ऑफन फॉट द फ्रेंच, है ना, द फ्रेंच। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द सोल्जर मेट अ फेयरलेस डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ होता है। ये तो सिंपल सेंटेंस है, आप डेली लाइफ में ऐसे पढ़ते रहते हो। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए। रीडिंग स्किल्स बढ़ा देंगे तो ऐसे जो सेंटेंस है वो आप ऐसे ही कर लोगे, बिना किसी ग्रामर के रूल के या बिना किसी कॉन्सेप्ट के। सो ऑन बिहाफ ऑफ होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ समथिंग, है ना, समबडी। सो ऑन बिहाफ ऑफ होगा ना, एट नहीं होगा, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ होगा, OF ऑफ। सो यहाँ पर एट नहीं होगा, एट नहीं होगा तो कौन से पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट में होगा। यहाँ पर एट ना हटाकर यहाँ पर ऑफ कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कह रहा है, कि इट इज़ इम्परेटिव। आहो, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये भी। देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने इन्फिनिटिव में, नॉन फिनाइटिव में। ये हमारे पास ना काइंड्स ऑफ, इसे बोल सकते हो आप टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, या फिर इसे आप बोल सकते हो स्टेट्स ऑफ इन्फिनिटिव। जैसे मैंने 2 + B1 लिखा, 2 के साथ मैंने B, और B के साथ मैंने ING लिखा। 2 के साथ मैंने हैव, और हैव के साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। 2 के साथ मैंने हैव, और हैव के साथ बिन,
और बिन के साथ मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी। तो जो मैंने 2+B1 लिखा है ये नॉन फिनाइट की वो स्टेट होती है जब हम किसी ऐसे एक्शन को नॉन फिनाइट वर्ब के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जो मेन वर्ब के बाद होता है। तो उस केस में हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं 2+B1। जैसे आप इंडेफिनिट स्टेट की इन्फिनिटिव बोलते हो या 2+B1 स्टेट की इन्फिनिटिव बोलते हो जो पर्पज बताती है। आई रिपीट, जब भी हमें कभी किसी नॉन फिनाइट वर्ब के थ्रू किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना है जो मेन वर्ब के बाद होगा तो उस केस में हम 2+B1 का यूज करते हैं। जब भी हमें कभी किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना है जो मेन वर्ब के साथ हो रहा हो तो टू बी ING लगाते हैं। जब भी हमें किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना है जो मेन वर्ब से पहले हो चुका हो नॉन फिनाइट के थ्रू तो उस केस में टू हैव वर्ब थर्ड लगाते हैं। और जब कोई एक्शन हो भी चुका हो भी रहा हो तो टू हैव बिन और ING लगाते हैं। तो ये हमारी स्टेट्स ऑफ इन्फिनिटिव कही जाती हैं, टू बी वन, टू बी वर्ब ING, टू हैव वर्ब थर्ड, टू हैव बिन वर्ब ING, इस टाइप्स में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझनी चाहिए। अब हम 2+B1 का यूज़ कब करते हैं तो हमेशा पर्पज़ बताने के लिए यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के बाद हुए एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनका यूज़। हमारे पास कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं जिनके साथ हमेशा हम 2+B1 लगाते हैं। 2+B1 का मतलब होता है फुल इन्फिनिटिव। जैसे कौन कौन से है, इम्परेटिव है ना, इम्परेटिव का मतलब होता है ना अति आवश्यक होना किसी चीज़ के, तो इम्परेटिव हो गया। इम्परेटिव के साथ आप हमेशा 2+B1 लगाइए, अगली वर्ब जोड़िए। एनफ के साथ आप हमेशा 2+B1 लगाइए, है ना, कभी भी इन ING नहीं लगाइए। हमारे पास एबल के साथ हमेशा एबल हो गया, एबल टू डू समथिंग होता है, 2+B1 लगाइए। अनेबल के साथ हमेशा 2+B1 लगाइए, इस टाइप्स में ध्यान रखना। एबल, अनेबल, इनके साथ हमेशा 2+B1 लगाइए। और भी वर्ड जैसे है ना, तो ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के साथ हमें क्या लगाना है। डिफ़िकल्ट के साथ हमेशा याद रखना, डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग होता है यानी 2+B1 होता है। कभी भी डिफ़िकल्ट के साथ इन ना लगाइएगा, लेकिन यहीं पर अगर डिफ़िकल्ट की जगह पर डिफ़िकल्टी आ जाए तो डिफ़िकल्टी इन डूइंग समथिंग होता है, यानी डिफ़िकल्टी के साथ इन और ING फॉर्म आएगी वर्ब की, लेकिन डिफ़िकल्ट के साथ 2+B1 आएगा। सो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एबल हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट 2+B1, इम्परेटिव 2+B1, एनफ 2+B1, एबल 2+B1, अनेबल 2+B1, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको काम आएंगी। हालांकि ये इनके पीछे कॉन्सेप्ट है, जैसे पहले मैंने बता दिया है कि नॉन फिनाइट का ये कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ से सीख सकते हो। सो यहाँ पर एरर क्या है, इट इज़ इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इन अंडरस्टैंडिंग नहीं। देखो ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है, लॉजिकली गलत नहीं, बट ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2+B1 होना चाहिए था, इन अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए था। ग्रामेटिकली इसलिए गलत नहीं है क्योंकि आपको पता है इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट बनने के लिए। सो इन लगा रखा है, अंडरस्टैंडिंग भी लगा रखा है, इसलिए ग्रामेटिकली तो हम नहीं कह सकते, मतलब लॉजिकली गलत है ना। सो यहाँ पर 2+B1 होना चाहिए था। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड। अब देखिए कौन से पार्ट में है ये वाला पोर्शन, उसी को चूज कर लीजिए, आंसर सही हो जाएगा 46 से, है ना। ये दे रखा है पहले पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट आपका आंसर सही हो जाएगा, इट इज़ इम्परेटिव इन अंडरस्टैंडिंग ना होगा, इट इज़ इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में करेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। सो सी इज़ द बेस्ट सिंगर इन द क्वायर, ठीक है, क्वायर मतलब जानते हो ना, जो ग्रुप होता है सिंगर्स का, उसे बोलते हैं। द कैट सैट ऑन द विंडो सिल, ठीक है, ये भी सही है। ही इज़ एन आर्टिस्ट हु पेंट्स लैंडस्केप्स, ये भी सही है। आई नीड टू बाई एन न्यू, एन न्यू नहीं होता है। अब आपको पता है न्यू का जो है साउंड जो हमारा कॉन्सोनेंट है, वो कॉन्सोनेंट के लिए हम आर्टिकल ए का लगाते हैं, यानी देखिए आप आर्टिकल की एरर बहुत बार आ रही है। सो यहाँ पर आ न्यू आईफोन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है, द मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जब भी ध्यान देखो, बहुत अच्छा बात है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैन आ जाए, वुमन आ जाए, है ना, मैन वुमन, सही से सबसे अच्छे से बात है, इनको प्रोनाउंसिएट सही से करिएगा। ये वुमन है, वुमन है ना, वुमन, और इसका प्लूरल होता है वीमन, वीमन, है ना, इस टाइप में वुमन वीमन, समझिएगा। तो जब भी जैसे हमारे पास मैन आ जाए, वुमन आ जाए, है ना, वुमन, नेचर आ जाए, लाइफ आ जाए, है ना, इस टाइप में, तो ये जो वर्ड होते हैं ना, अगर ये जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं तो इनको हम इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, अगर ये जनरल सेंस में यूज़ किए जाएंगे। जैसे हम बोले मैन इज़ मोर्टल, तो मैन इज़ मोर्टल कहना बिल्कुल सही है, बजाय अगर हम ये बोलेंगे आ मैन इज़ मोर्टल तो गलत हो जाएगा, द मैन इज़ मोर्टल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस मैन के थ्रू सब पूरी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, इस टाइप में। सो मैन इज़ मोर्टल ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने बोलूँ आ मैन इज़ मोर्टल, द मैन इज़ मोर्टल, सो गलत हो जाएंगे दोनों। सो सिंपली क्या बोलना पड़ेगा, मैन इज़ मोर्टल, है ना, मैन इज़ मोर्टल,
ये वाला हो जाएगा। सो फिर से एक बार बता देता हूँ, मैन, वुमन, लाइफ, नेचर एक्सेट्रा है ना, अगर इनका यूज किसी स्पेसिफिक सेंस में लगाएंगे देन इनके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। जनरल सेंस में इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। स्पेसिफिक सेंस में हम आर्टिकल यूज बिल्कुल करेंगे, लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जनरल सेंस में इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। कैसे पता चलेगा जनरल सेंस में, तो आप समझिएगा, सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। द मैन इज़ अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी की बात कही जा रही है, और ये कोई एक इंसान की बात नहीं की जा रही है ना, और किसी पर्टिकुलर एरिया के मैन की बात नहीं की जा रही है, सभी मैन की बात की जा रही है। सो सभी के रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आर्टिकल द का यूज यहाँ पर नहीं लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। अब ये ना मन में आना चाहिए कि मैन तो काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर अकेला सिंगुलर आया है तो आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन इस मैन के थ्रू हम कंप्लीट स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आ मैन द मैन नहीं लगाएंगे, सिंपली मैन लिखो, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आर्टिकल ए सही देखा है क्योंकि सोशल का साउंड जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगाता है। एनिमल यहाँ पर सिंगुलर दे रखा है, आर्टिकल ए एनिमल को देख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। 49, वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी, फिर से देखो, मूवी कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल एन ना होकर यहाँ पर ए हो जाएगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी है ना, अ मूवी, आर्टिकल ए यूज करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द पुअर अंडरगोज, अब देखो बहुत अच्छा सेंटेंस फिर से आ गया। जितने भी ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर उनके पहले हम आर्टिकल द लगा दें और उनके बाद कोई नाउन ना दें, है ना, उनके बाद कोई नाउन ना दें, तो ये जो है हमारे द प्लस एडजेक्टिव होते हैं, ये पूरी की पूरी सोसाइटी को यानी उस टाइप के पर्टिकुलर लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिप्रेजेंट कैसे होंगे, तो प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएंगे। प्लूरल कॉमन नाउन का मतलब होता है कि अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बने तो इनके बाद वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब अगर हम कहीं लिख दें द रिच, है ना, तो द रिच बराबर होता है रिच पीपल, है ना, रिच पीपल, रिच पीपल, जितने भी अमीर लोग हैं सब के सब। जैसे मैं बोलूँ द पुअर, है ना, तो द पुअर का मतलब होता है जितने भी गरीब लोग हैं सारे के सारे, द बोला है। अब इससे हमारे पास कौन से वर्ड हो सकते हैं, तो ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स जिससे मैं बात करूँ, रिच, है ना, रिच के पहले आर्टिकल द लगा दें तो प्लूरल हो जाएगा, द रिच का मतलब हो जाएगा रिच पीपल। द पुअर, द ब्लाइंड, द ऑनेस्ट, द एजुकेटेड, इस टाइप में, है ना। द ब्रेव कहने मतलब है ब्रह्मांड में जितने भी ब्रेव हैं सभी की बात कर रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो आपको पता है एज पर रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्लूरल वर्ब ले लेगा, ठीक है, समझिएगा। और अगर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो कोई बात नहीं है ना, ये तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो द रिच बराबर क्या हो जाएगा, रिच पीपल, इसलिए यहाँ पर द पुअर बराबर क्या हो जाएगा, द पुअर पीपल। अब द पुअर पीपल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो अंडरगोज ना होकर अंडरगो हो जाएगा, क्योंकि वर्ब जो दे रखी है इन्होंने सिंगुलर दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखा है प्लूरल। सो हमें चेंज किसको करना पड़ेगा, वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, वर्ब भी प्लूरल करिए, है ना। सो यहाँ पर अंडरगोज ना होकर क्या हो जाएगा, अंडरगो हो जाएगा, अंडरगो, इस टाइप में। अच्छे मन से समझते रहिएगा, नोट करते रहिएगा अगर कुछ नोट करना हो। सो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जितने भी हमारे ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर उनके पहले हम आर्टिकल द लगा दें और उनके बाद नाउन ना लगाएं तो वो प्लूरल कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाइप की होल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लूरल बिहेव करते हैं। सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट बनेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट बनने के लिए भी ये गलत कर देते हैं, आपको पता ना, सिंपली पुअर और जो रिच होते हैं ये किसी सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट बन सकते हैं ना ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ना ही सब्जेक्ट बनते हैं ना ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केवल नाउन और प्रोनाउन बनते हैं, नाउन फ्रेज बनती हैं इस टाइप में। तो ये इनका हम ना तो यूज सब्जेक्ट बनाकर कर सकते हैं ना ही इनका यूज हम ऑब्जेक्ट बनाकर कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना, इस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 51 देखते हैं। 51 सो 51 में कह रहा है कि द लोअर स्ट्रेटा आर, अब देखो बड़ा अच्छा सेंटेंस एक बार फिर से मिला है आपको, बहुत सारे आपने नाउन सेंटेंस देखा होगा, जैसे स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा होता है, स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा होता है, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा होता है, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर जैसे स्ट्रेटा लिखा है तो स्ट्रेटा प्लूरल है, स्ट्रेटाज ना कर दीजिएगा और स्ट्रेटा को सिंगुलर मत समझिएगा। सो स्ट्रेटा प्लूरल है। सो स्ट्रेटा का मतलब होता है ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग, उसे स्ट्रेटा बोलते हैं। सो द लोअर स्ट्रेटा आर मोस्टली नॉट बेनिफिटेड। अब यहाँ पर जब भी ऐसे ऑप्शन दिए जाएँ तो इसका मतलब किसी न किसी पार्ट में एरर मांगी गई है। कौन से पार्ट में एरर है, सो बेनिफिटेड की स्पेलिंग गलत दे रखी है। आपको पता है बेनिफिट की स्पेलिंग क्या होती है, BNEFITED, है ना, फिर से देख लो, BENEFITED, सिंगल टी होता है, ध्यान रखना। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, BENEFITED, बेनिफिटेड होता है। सो बेनिफिटेड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दे रखी है, बाकी कुछ नहीं गलत है, सब कुछ सही है।
ध्यान रखना, मैंने आपको नाउन में बताया ना स्टैस में, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा होता है ना, स्टैस में स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा होता है, तो ये आपको सुनिएगा। फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना होता है, इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। सो 51 नंबर देखते हैं, सॉरी 52 देखते हैं। 52 में रखा है ही स्पीक्स प्लेजेंटली विथ हर। ठीक है, अब देखो सेंटेंस अगर हम यहाँ तक बात करें ही स्पीक्स प्लेजेंटली विथ हर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा अगर हम स्टडे को ना देखें, लेकिन स्टडे जो है वो टाइम की बात कर रहा है। अब आप देखिए अगर हम ही को देख रहे हैं बिल्कुल सही है, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, स्पीक्स सिंगुलर वर्ब लेता है, सही है। स्पीक्स हाउ प्लेजेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, बिल्कुल सही है। किसके साथ विद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, सही है। सेंटेंस यहाँ तक अगर होता तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता, और हम क्या बोलते हैं कि ये ही की आदत को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं वो किसी न किसी फैक्ट या किसी न किसी आदत या किसी न किसी हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इतना सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया स्टडे, अब आपको पता है स्टडे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटेंस में टेंस जो डिसाइड करता है वो टाइम डिसाइड करता है। हु डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द टेंस। तो टाइम हमारा पास्ट का है, सो टेंस हमारा पास्ट का होगा। अब टेंस क्या होती है, वर्ब की चेंज, जो ना वर्ब में आए हुए बदलाव को हम टेंस बोलते हैं। सो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। अब टाइम पास्ट है तो टेंस पास्ट हो जाएगा, सो स्पीक्स ना होकर क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा। आपको पता नहीं स्पीक स्पोक स्पोकन, सो यहाँ पर स्पोक V2 फॉर्म लगा दीजिए, स्पोक। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान रखना। स्टडे इवनिंग बट नॉट टुडे, लेकिन कह रहे थे कल तो उसने बहुत अच्छा बोला था उनके साथ, लेकिन आज नहीं बोला है ना स्टैस में। सो यहाँ पर ही स्पोक हो जाएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि स्टडे टाइम पास्ट का है। स्टडे आ जाए, एगो आ जाए, ये पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पास्ट है तो एक्शन पास्ट यानी टेंस पास्ट, क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस। सो ऑप्शन नंबर किस में एरर है, स्पीक्स में एरर है, स्पीक वाले पोर्शन में दिखा लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। 53 द पॉलिटिशियन वॉज, अब देखो द पॉलिटिशियन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की बात की गई है, सो वॉज सही है। वॉज के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्यूज दे रखी है, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, सही है। ऑफ के बाद अगर वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्यों आईएनजी फॉर्म आती है बच्चों, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होते हैं, बट नाउन प्रोनाउन ना देकर अगर आप वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वर्ब को उसे जीरन फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीरन जो होते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते हैं, और वो नाउन बनने का काम कर जाते हैं। अगेन नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर लिखा है ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, बिल्कुल सही बात है। फिर से देख लीजिए, द पॉलिटिशियन सिंगुलर है, वॉज सही हो जाएगा। अक्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, अक्यूज किया गया। ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, व्हाट ब्राइब्स, ठीक है। एंड दे रखा है, कंजंक्शन लगा दिया। अब देखो एंड अगर मैंने कंजंक्शन लगा रखा है, इसका मतलब एक्सेप्टिंग जो है जीरन मैंने लगा रखा है, तो यहाँ पर लाइंग भी जीरन होना चाहिए, लाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाइंग करिए, क्योंकि इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक्सेप्टिंग है, और इसी ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लाइंग भी होगा। सो यहाँ पर अगर ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लाइंग होगा तो यहाँ पर लाइड होगा, तो इसको लाइंग होना पड़ेगा, वल आईएनजी फॉर्म होना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर लाइंग हो जाएगा, झूठ बोलने वाला। सो आपको पता हो, और ध्यान दीजिएगा, लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइड, झूठ बोलने के सेंस में। लाइड होती है, लाइड कई फॉर्म होती हैं, जरा ध्यान दीजिए। लाइड ये झूठ बोलने के सेंस में होती है। लाई टू समबडी, लाई अबाउट समथिंग भी होता है, ध्यान रखना है ना इस टाइप में। सो लाई अबाउट समथिंग, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, लाई टू समबडी यानी पर्सन से बात कर रहे हैं, टू समबडी, और लाई अबाउट समथिंग यानी चीज़ के बारे में, तो समथिंग इस टाइप में। फिर से समझ लीजिए, हाँ, लाई के साथ है ना, लाई का मतलब था झूठ बोलना, लाई टू समबडी है ना, ही लाइड टू मी या सी लाइड टू मी, इस टाइप में उसने मुझसे झूठ बोला, तो समबडी लगा दीजिएगा। और किसी चीज़ के बारे में झूठ बोला तो अबाउट लगा दीजिएगा। सो यहाँ पर देखो लिखा नहीं है लाइड अबाउट इट, है ना, अबाउट सही दे रखा है, टू ना कर दीजिएगा यहाँ पर। सो अब देखिए एक और वर्ड देख लीजिएगा, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, जिसकी फॉर्म होती है लाइड, है ना इस टाइप में। एक और फॉर्म होती है ले का मतलब होता है लेटाना, ऐसे बोलते हैं ना लेटाना। अच्छा, एक और वर्ड होता है लाई का मतलब होता है लेटना, इस टाइप में। अब जो लेटना होता है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसकी फॉर्म होती है लाई ले लेन। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, लाई मीन्स झूठ बोलने वाला है, जिसकी फॉर्म होगी लाइड तीनों फॉर्म। और एक होती है लाई जिसका मतलब होता है लेटना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है इनके बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अगर लगाना है तो प्रीपोजिशन के बाद लगाओ। इनट्रांजिटिव इसका मतलब लेटना या फिर पड़े रहना, जैसे बोलते हो ना, पड़े रहना, लेटना, ये सब लाई की फॉर्म है। लाई ले लेन, इस केस में इसकी फॉर्म होती है सेकंड ले, थर्ड फॉर्म होती है इसकी लेन। लेकिन एक और फॉर्म होती है ले बेस फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है लेड। अब इसके बहुत सारे मीनिंग है। ले का मतलब होता है लेटाना, बिछाना, है ना, अंडे सेना, न्यौछावर करना, नींव डालना, ये सब होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सो इनको समझते रहिएगा। तो यहाँ पर जो एरर है हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइड ना होकर लाइंग हो जाएगा, LYING
ING झूठ बोलने वाला, है ना, इस टाइप्स में। सो LYING होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, समझ में आ गया है। उम्मीद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि हुर्रा हेयर इज़ द टॉय दैट आई वॉज। अब देखो बड़ा अच्छा सेंटेंस है। वॉट जो रिलेटिव प्रोनाउन हम तब लगाते हैं, बेसिकली सिंपल से कॉन्सेप्ट रहता है। वॉट जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं तो उससे पहले उसका एंटीसीडेंट नहीं होता है, ये बात याद रखना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा देखिए यहाँ पर जो हम एंटीसीडेंट दे रखा है टॉय, टॉय को रिफर करने के लिए अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हम या तो विच लगाएं और या तो दैट लगाएं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आगे बात कही रखी है वो हमारी डिफाइनिंग क्लॉज दे रखी है। डिफाइनिंग क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल दैट का यूज करते, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। सो यहाँ पर दैट बेस्ट ऑप्शन होगा। हालांकि विच भी लगा सकते हो और वॉट नहीं लगाना है। विच भी लगा सकते हो लेकिन वॉट नहीं लगाना है इस टाइप्स में, है ना। अब वॉट तब लगाते हैं जब हम उसका एंटीसीडेंट ना हो उस केस में। सो यहाँ पर वॉट ना लगाएंगे, या तो विच लगाओ या तो दैट लगाओ। हमारा कहना मानो तो दैट का यूज बेस्ट करेंगे। अगर दैट और विच में ऑप्शन चूज करना हो तो फिर दैट का चूज करेंगे, क्योंकि आगे जो बात कही गई है वो डिफाइनिंग क्लॉज कही गई है। हो रहा हेयर इज़ द टॉय जिसका बारे में बताया गया, आई वॉज लुकिंग फॉर जिसको मैं तलाश कर रहा था, एज माई बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के रूप में। सो यहाँ पर वॉट ना होकर क्या हो जाएगा, या तो विच करो या फिर दैट करो। सो दैट विल बी मस्ट ऑप्शन, है ना, बोलते नहीं, दैट विल बी एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन होगा यहाँ पर। सो दैट यूज करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। दैट यूज इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। कई बार तो सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है, सॉरी कई बार ये प्रोवर्ब भी मानी गई है और कई बार इसी टाइप से सेंटेंस आया है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए कई सारे तरीके हैं। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू बोल सकते हो, इस वेरी की जगह पर टू गुड टू बी ट्रू बोल सकते हो, है ना, टू गुड टू बी ट्रू, ये हो जाएगा। या फिर आप इसी सेंटेंस को बोल सकते हो द न्यूज़ इज़ वेरी करेक्ट, है ना, वेरी करेक्ट। अगर वेरी लगाना चाह रहे हो तो करेक्ट लगाओ, करेक्ट, है ना, इस टाइप से वेरी करेक्ट। सो या तो बोलो द न्यूज़ इज़ टू गुड, TOO वाला, टू गुड, है ना, टू बी ट्रू, तो ये सही हो जाएगा। टू प्लस B1 वाला सही हो जाएगा। और या तो आप सही कर दो वेरी करेक्ट, है ना, वेरी करेक्ट टू बी ट्रू सही हो जाएगा। वेरी करेक्ट टू बी ट्रू। सो यहाँ पर समझिएगा सिंपल सा है। वेरी गुड वाले ऑप्शन में गलती है। आगे बढ़ते हैं, 56 देखते हैं। 56 में कह रहा है दिस बॉय इज़ क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास। अब आपको पता है ना, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं, द प्लस SD लगाई जाती है। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्लेवरेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री लगाई गई है। सो यहाँ पर द आर्टिकल लगाओ। दिस बॉय इज़ दी क्लेवरेस्ट, है ना, दी क्लेवरेस्ट। सो किस पार्ट में एरर हो जाएगी, क्लेवरेस्ट, यानी दी क्लेवरेस्ट हो जाएगा। सो द क्लेवरेस्ट हो जाएगा, द क्लेवरेस्ट। 57 लिखा है हर फैमिली लॉस्ट देयर वे ऑन दमन। दमन देखो लिखा है हमारे पास ना, इनक्लोज्ड एरिया है। दमन हो गया से ना, एक प्लेस की बात कर रहे हैं, इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं। और इनक्लोज्ड एरिया के लिए जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो इन यूज करते हैं, इन, है ना, इस टाइप्स में। सो यहाँ पर प्रपोजिशन यूज करेंगे इन। हर फैमिली लॉस्ट देयर वे ऑन दमन, नहीं इन दमन, है ना, इन दमन। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58 देखते हैं। आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। अब देखो ब्रॉट जो रखा है वो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग, है ना, ब्रिंग ब्रॉट होता है। सो आई ब्रॉट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल लाया, फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंड मी अर्लियर। अब जो देखो मैंने यू रिकमेंड मी अर्लियर दे रखा है, ये जो हमारी फ्रेज यूज, सॉरी क्लॉज जो यूज कर रखी है, ये एक्चुअल में इस प्लेस को डिस्क्राइब कर रही है। और ये क्लॉज हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि इस प्लेस को डिस्क्राइब कर रही प्लेस यहाँ पर नाउन है। अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये प्लेस जो है हमारा वो डेफिनेट प्लेस हो जाएगा, जिसको आपने रिकमेंड किए थे। भाई जिस प्लेस को आपने रिकमेंड किया था वो डेफिनेट हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे मैं आज समझो कि जाओ उस प्लेस से आप ये ले आओ, तो जो आपको बताया जा रहा है और जिसने आपको बताया वो दोनों को प्लेस पता चल जाएगा। अगर दोनों को पता चल जाएगा, आई मीन टू से कि लिसनर और स्पीकर दोनों को अगर किसी ऑब्जेक्ट के या सब्जेक्ट के बारे में बात की चल जाए या जिस बारे में बात की जा रही है उसको पता चल जाए, तो वो बात डेफिनेट हो जाती है। और डेफिनेट के लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो इस प्लेस की बात यहाँ पर डेफिनेट सेंस में यूज की गई है, आर्टिकल द लगा दीजिए। हमारे टेक्निकल शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो यू रिकमेंडेड मी अर्लियर, ये हमारी जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी इस प्लेस को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर ये हम एडजेक्टिव क्लॉज लगा दे रहे हैं इस प्लेस को क्वालिफाई करने के लिए, तो ये प्लेस हमारा अब जनरल नहीं स्पेसिफिक हो गया। और स्पेसिफिक के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि इस लैंग्वेज में इस तरीके से अगर पढ़ोगे टेक्निकल तरीके से और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे, तो आप चीज़ें कभी भी आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगी हमेशा। क्योंकि कोई दूसरा पर्सन बोले नहीं यार ऐसा नहीं है, आर्टिकल आ प्लेस लग सकता है, लेकिन फिर आपके पास रीजन होना चाहिए कि आर्टिकल आ प्लेस क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि यू रिकमेंडेड मी अर्लियर, उस प्लेस की बात की जा रही है जिसके बारे में आपने पहले मुझसे रिकमेंड किया था।
सो इसका मतलब वो प्लेस हमारा डेफिनेट हो जाएगा, और डेफिनेट हो जाएगा तो आर्टिकल ए ना लगाकर यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो क्या हो जाएगा, दी प्लेस हो जाएगा। सो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगी, आ प्लेस ना होकर द प्लेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। रामा कैन बॉल फास्टली। अब आप देखिए बहुत सारे एडवर्ब में एडवर्ब हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फास्ट, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्टली कोई वर्ड है ही नहीं, ध्यान रखना। फास्टली हो गया, स्ट्रेटली हो गया, है ना, स्ट्रेटली, स्ट्रेटली लोग बोल देते हैं, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं है, फास्टली कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। हालांकि और भी वर्ड हैं, जैसे हार्डली और हार्ड भी वर्ड होते हैं, बट हार्ड का मीनिंग अलग होता है, हार्डली का अलग होता है। सो अब मैं कह सकता हूँ कि हार्ड भी अपने आप में एडवर्ब और एडजेक्टिव बनता है। हालांकि हार्डली भी मीनिंग होती है, बट उसका मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव सेंस देता है। लेकिन हार्ड की बात करें, मतलब कठिन सेंस में बात करें, तो इस केस में जो हार्ड वर्ड होता है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे मैं बात करूँ फास्ट की, फास्ट भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है, हार्ड भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है ना, स्ट्रेट भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्ट भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है, ये सब हैं। राइट भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है नेक्स्ट टाइम में। तो ये सब वर्ड आपको सीखना पड़ेगा डिटेल में। हालांकि राइटली भी वर्ड होता है, बट फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखना। फास्टली कोई वर्ड नहीं है, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं है, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं है, याद रखना इस टाइप्स में। सो अब देखिए यहाँ पर फास्ट एडवर्ब भी है, फास्ट एडजेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ हार्ड वर्क, सॉरी वो क्या बोलूँ शी रन्स फास्ट, ये, और दूसरा मैंने लिख दिया शी इज़ अ फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर। तो जब जब फास्ट बॉलर में मैंने लिखा है फास्ट, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और रन्स को क्वालिफाई कर रहा है तो फास्ट एडवर्ब हो जाएगा, इस टाइप समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो फास्टली मैंने वर्ड लिख रखा है ये गलत हो जाएगा, रामा कैन बॉल फास्ट हो जाएगा, फास्टली नहीं। और फास्ट यहाँ पर एडवर्ब बनने का काम करेगी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। सो रामा कैन बॉल फास्ट, फास्टली नहीं है। सो इसी पार्ट में एरर हो गई। बाकी पार्ट देख लेते हैं। डोंट टॉक सो लाउडली, लाउडली बिल्कुल सही, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा है। गो बैक टू योर रूम, बिल्कुल सही लिखा है। रन क्विकली, बिल्कुल सही दे रखा है। रन हाउ क्विकली, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर 60 देखते हैं। 60 में क्या है हमारे पास, अ क्रोकोडाइल, 60 में लिखा है, ध्यान से समझिए। अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन अ रिवर, एक सिंपल सा सेंटेंस है। अ क्रोकोडाइल बात कही जा रही है, क्रोकोडाइल कॉन्सोनेंट साउंड है, आ सही है, वॉज सिंगुलर सही है, स्विमिंग कॉन्टिन्यूस टेंस सही है, इन अ रिवर सही है, किसी पर्टिकुलर रिवर की बात कही जा नहीं रही है। सो यह सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री। आर्टिकल दाल ना लगा दीजिएगा कि यहाँ पर इसी रिवर के बारे में कोई बताया नहीं गया। अगर यहाँ पर लिखा होता अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन डैश रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर कुछ ऐसा लिखा होता डैश रिवर ऑफ वो यूपी, तो वो रिवर फिर डेफिनेट हो जाती, तो उस केस में आर्टिकल द लगाना पड़ जाता है इस टाइप में। लेकिन यहाँ पर किसी डिफाइन नहीं किया गया रिवर को, और रिवर काउंटेबल ना होने आर्टिकल लगाना भी पड़ेगा। सो आर्टिकल ए सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री, ध्यान से दीजिएगा। सो और क्रोकोडाइल के बारे में भी कोई बताया गया है कि कोई डेफिनेट है, डेफिनेट भी नहीं बताया गया। सो आर्टिकल ए सही हो जाएगा यहाँ पर भी रिवर सही हो जाएगा। जनरली ध्यान दीजिएगा, रिवर का जो नेम होता है उनके पहले आर्टिकल द हमेशा लगाइएगा, जैसे द गंगा, द यमुना, है ना, द सरस्वती, इस टाइप में जो रिवर नेम है उनके पहले तो आर्टिकल द जरूर लगा दीजिएगा। द कल्याणी, द यमुना, इस टाइप में, द घाघरा। तो ये आर्टिकल जो नेम होती है ना रिवर, अभी जैसे आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाओगे, आर्टिकल द लगाते हैं हम, जैसे कोई हमारी हॉली बुक हो, है ना, जैसे बोलते हैं ना द रामायण, द कुरान, द बाइबल, इनके पहले लगाइए। हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो, उनके पहले आर्टिकल द लगा दीजिएगा। जो हमारे पास डिग्निफाइड पोस्ट होती हैं, द प्रेसिडेंट, है ना, द पीएम, इनके पहले आर्टिकल द का लगाते हैं। या फिर कोई भी ऐसा नाउन जो स्पेसिफिक हो, जैसे है हेवनली बॉडी जितनी भी हमारे पास है, द अर्थ, द मून, द सन, इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा। सो यहाँ पर अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन अ रिवर, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री, कोई एरर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 चूज करोगे। आगे बढ़ते हैं 61। एन ओल्ड मैन हुम वी मेट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आर कॉलेज लिव्स एट माई अंकल्स प्लेस। देखिए ध्यान दीजिए, एन ओल्ड मैन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सो होम, अब देखिए बी मेट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आर कॉलेज लिव्स, जो लिव्स वर्ब है इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर होम ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या जाए, एन ओल्ड मैन हु वी मेट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आर कॉलेज लिव्स एट माई अंकल्स प्लेस। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। हु जो लेता है वो सब्जेक्टिव केस बनता है, इसलिए के बाद इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। होम जो लेता है वो ऑब्जेक्टिव केस बनता है, ध्यान दीजिएगा। होम के बाद वर्ब नहीं आनी चाहिए, यानी होम को वर्ब नहीं चाहिए, है ना, और हु को वर्ब चाहिए। सो अगर वर्ब एक्स्ट्रा है तो हु लगा दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम ना होकर हु हो जाएगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव बनने का काम करता है, होम ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 62 देखा है, व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5वीं ग्रेड में था, आई यूज टू, अब देखो जब पास्ट की बात कर रहा है ना, टाइम हमारा पास्ट हो गया और ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड क्लॉज में हुए एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और मेन क्लॉज आई यूज टू राइड ऑन माई रेड बाइसिकल, सो ये हमारी मेन क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो टाइम रिप्रेजेंट कर रही है वो मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में मैं टाइम लिख रहा हूँ ये मेन क्लॉज में हुए एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेन क्लॉज में हुए एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में टाइम जो लिखा है वो पास्ट लिखा है। अगर पास्ट लिखा है तो यहाँ पर यूज ना होकर यूज्ड कर दो, यूज्ड। आई यूज्ड टू राइड, है ना, आई यूज्ड टू राइड ऑन माई रेड बाइसिकल, सो आई यूज्ड ऐसा किया करता था, आप याद रखिएगा, है ना। आई यूज्ड टू प्लस V1, यूज्ड टू प्लस V1 ये है पास्ट की रिपीटेड एक्शन को बताया करता है ना, पास्ट के रिपीटेड एक्शन को बताया करता है, यूज टू ऐसा किया करते थे, सो यूज टू डू समथिंग इस टेंस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हालांकि एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं, एक कॉन्सेप्ट आता है बी यूज टू, है ना, बी यूज्ड टू, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन एक आता है सिंपली यूज्ड टू, है ना, इसके साथ वर्ब की V1 फॉर्म लगाते हैं। जब यूज्ड टू आएगा तो ये पास्ट के रिपीटेड एक्शन को बता रहा होगा, और बी की फॉर्म यहाँ पर होती है इज एम आर वाज वर बी बी इन इस टेंस में, उसके साथ यूज्ड टू लगाएंगे तो वो अगर हमारा एडजेक्टिव बन रहा है तो उस केस में वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ यूज्ड टू स्मोकिंग, ही इज़ यूज्ड टू स्मोकिंग का मतलब है ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, है ना, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो उसे पीने का ना, स्मोकिंग करने की लत है, तो लत लग जाने के केस में हम बी यूज टू वर्ब आईएनजी लगाते हैं। हालांकि इसको पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो फिर 2 + V1 फिर हो जाएगा, तो वो बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट होता है, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अवल, आउल जो है ना हमारे पास वॉवल साउंड है, अगर वॉवल साउंड है तो एन आर्टिकल लगाइए, एन अवल है ना, एन अवल, सो वहाँ पर एन लगाइए, आर्टिकल ए नहीं एन, सो सिंपल सी एरर है यहाँ पर, एन ए लगाइए, एन लगाइए सर, आसान सी एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्ट है 64, जो हमारे पास CHSL कंप्लीट हो रहा है, 64 लास्ट क्वेश्चन है। 64 में कह रहा है देवर लेड इन द सन। अब देखो देवर लेड अगर मैं करूँ तो ये हमारा पैसिव वॉइस है, जो कि हमने अभी बताया था, ले की फॉर्म, ले का मतलब होता है लेड, 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 ले का मतलब होता है लेटाना। अब इसका मतलब वो लेटा दिए गए थे, लेटा दिए नहीं गए थे, वो लेटे हुए थे, वो स्टेट बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें फॉर्म चाहिए लाई की, है ना, और लाई का मतलब होता है लेटना। लाई की सेकंड फॉर्म होती है जब लेटने के सेंस में तो ले होती है, और थर्ड फॉर्म लेन होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, लाई ले लेन होती है। अगर मैंने इससे पहले थोड़ा गलती की हो तो समझिएगा, लाई फर्स्ट फॉर्म लेटना, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन होती है। और अगर झूठ बोलने के सेंस में होती है लाई, तो लाई लाइड, लाइड होती है। और लेटाने के सेंस में ले, लेड, लेड होता है। इस केस में बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं यहाँ पर, तो ये ट्रांसिटिव है, तो यहाँ पर हमें लाइंग कर दीजिए, लाइंग, LYING, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवर लाइंग इन द सन, यानी धूप में लेटे हुए थे, लाइंग, LYING, लाइंग। सो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है लाइंग करिए, लेड नहीं, लेड करेंगे तो पैसिव हो जाएगा, पैसिव यहाँ पर लगेगा नहीं, गलत है, ठीक है। उनको लेटाया नहीं गया था, वो लेटे हुए थे इन द सन द इंटायर मॉर्निंग स्टिल, है ना, सॉरी टिल सुदर्शन केम, जब तक सुदर्शन नहीं आया तब तक वो लेटे हुए थे, उनको लेटाया नहीं गया था, लेटे हुए थे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवर लाइंग, देवर लाइंग, है ना, झूठ बोलने वाला नहीं है, लेटने वाला है, लाइंग, ठीक है। तो देवर लाइंग, LYING। सो विद दिस हम लोगों ने CHSL 2023 को कंप्लीट कर लिया है। इससे और CGL 2023 के सारे इससे पहले भी कंप्लीट कर लिए थे, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उनको देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और बिंदास होकर पढ़ाई करिए, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के, एकदम पेस बनाकर चलिए, कोई भी ना डिमोलाइज ना होइए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। किसी चीज़ को कोई ऐसा ना सोचिए कि किसी भरोसे रहिए कि कोई हमें आए और मोटिवेट करे तब हम आके पढ़ाई करेंगे, नहीं। आपका मोटिवेशन आपकी घर की स्थिति हो सकती है, आपके मम्मी पापा की बातें हो सकती हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ और उम्मीद ना करो, किसी से भी ना करो, है ना। अपने घर परिवारों से ही उम्मीद करो, अपने घर परिवारों पर ही विश्वास करो, इस टाइप में, पढ़ाई के सेंस में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।